स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मैंने लगभग पिछले 10 साल में जो भी इस चैप्टर के जो भी सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड करने की कोशिश की है, ठीक है। और इस वीडियो की खास बात क्या है कि ना कि जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के एग्जाम में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक ही क्वेश्चन को अनेक तरीके से पूछा जाता है ना, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो इस वीडियो की खास बात यह है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को कुल मिला के 5 पार्ट्स में समझाए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो यार चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपनी जगह है, लेकिन चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। एमसीक्यू की बात कर ले तो भाई एमसीक्यू के ऊपर ना 2 वीडियो मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था, तो भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एमसीक्यू को भी आप लोग ज़रूर देख ले। इसके अलावा यार बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए कमेंट कर रहे हैं कि भैया नोट्स प्रोवाइड कराइए, नोट्स की ज़रूरत है हमें। देखिए, नोट्स पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको कई बार वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि इस बार जो नोट्स आपको मिलने वाला है ना, वो सबसे बेस्ट नोट्स होगा भाई, नोट्स जो है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नोट्स आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसा आप नोट्स, अब अगर मेरे नोट्स से आप पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे हाँ भाई नोट्स में दम है, ठीक है ना। और आप खुद ही अपना रिजल्ट देख लोगे कि उस नोट से आपका रिजल्ट कितना बेहतर हो जाएगा। तो नोट्स पे काम चल रहे हैं, आपको बहुत जल्दी नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो मतलब जो बना रहा हूँ जो पीडीएफ, वो पीडीएफ भी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है वो है अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। जो अभिलेख शास्त्री होते हैं, अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं भी यहाँ पे देखिए, अभिलेख शास्त्री हम उन्हें कहते हैं जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं ना। आपको पता होगा कि भाई अभिलेख क्या होते हैं, किसी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे जो भी शब्द उत्कीर्ण किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। और अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, अभिलेख शास्त्री बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ना अभिलेख शास्त्रियों को जब अभिलेखों का अध्ययन जब अभिलेख शास्त्री करते हैं ना, तो उस समय उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद नीचे अथवा में क्या है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्यों की सीमाओं की आलोचनात्मक परख कीजिए। मतलब आलोचनात्मक परख करना एक तरीके से आपकी, मतलब एक तरीके से अभिलेख साक्ष्यों की जो कमियां है उसके बारे में बताना है, ठीक है। सिंपल, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसा ही है। इसमें भी आपको अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं बतानी है और ऊपर वाले में भी अभिलेख साक्ष्यों की आपकी सीमा यानी कि समस्याएं बतानी है। देखिए, तो अभिलेख साक्ष्यों की समस्या क्या होती है, नीचे लगभग 5 पॉइंट लिखा गया है भाई। मैं आपको आसानी से बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूँ क्या यहाँ पे बताया गया। देखिए, पहला पॉइंट तो बता दिया कि भाई जो अभिलेखों पे क्या होता है ना, अक्षरों को बहुत ही हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। कई बार क्या हुआ, अभिलेखों पर जो अक्षर लिखे गए वो इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए गए जिनको पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। कई बार भाई अभिलेख क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मान लो पॉलिश पत्थर या चट्टान पे लिखा गया है, आंधी तूफान के कारण क्या हुआ भाई, वो टूट गए, नष्ट हो गए, तो वहाँ पे जो शब्द लिखे हैं ना वो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसके अलावा हजारों अभिलेख ऐसे हैं भारत में अभी भी जिनका अर्थ अभी तक नहीं निकाला जा सका है, उसको इतिहासकार नहीं पढ़ पाए हैं। इसके अलावा आप कई बार देखेंगे कि भाई जो ये मतलब अभिलेख है वो क्या करता है, केवल विशेष अवसरों का वर्णन करता है, ठीक है ना। मतलब कि जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी है ना, रोज़मर्रे की ज़िंदगी के बारे में हमें अभिलेखों से कोई जानकारी नहीं मिलती है। खेती बाड़ी के बारे में है ना, लोगों के सुख दुख के बारे में अभिलेखों से कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि अभिलेख केवल विशेष अवसरों का वर्णन करता है। कोई विशेष उत्सव है, त्यौहार है ना, कोई विशेष दिन है तो उस दिन का के बारे में अभिलेख में लिखा जाएगा, रोज़मर्रे के जीवन के बारे में अभिलेख में नहीं लिखा जाता है। इसके अलावा भाई एक और पॉइंट आप बता सकते हैं कि भाई अभिलेख सदैव उन लोगों के विचारों को व्यक्त करता है ना जो उनको बनवाते हैं, यानी कि जो लिखवाते हैं। दूसरे लोगों के बारे में कोई जानकारी उसमें नहीं होता है। मान लो कि मैंने अभिलेख लिखवाया तो जाहिर सी बात है कि उस अभिलेख में ना सिर्फ मैं अपने बारे में बताऊंगा और दूसरे लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा। तो अभिलेख साक्ष्यों की ये 5वीं समस्या बता सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया है।
अब बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज। मान लो कि बहुत सारे बच्चे रट्टू तोता होते हैं, वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मान लो रट लिया, पहले क्वेश्चन को रट लिया उन्होंने, अब इसी क्वेश्चन को मान लो कि इस तरीके से ही पूछ लिया और इस तरीके से ही पूछ लिया। अब फिर वहाँ पे बच्चे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, सोचेंगे यार क्या पूछ लिया भाई, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन यार आपको चीज़ों को समझना होगा, क्वेश्चन वगैरह का थोड़ा नॉलेज आपको रखना होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन लिखा गया वो है मौर्यकालीन इतिहास की रचना वाले किन्हीं 4 स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि मौर्य काल का जो इतिहास है उसकी रचना करने में जो 4 स्रोत है ना, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, है ना, स्पष्ट कीजिए। मतलब कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे भाई, सेम ही क्वेश्चन है। इसके अलावा नीचे लिखा है कि भाई इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया, ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए भाई सभी क्वेश्चन को आप मिलाएंगे ना, तो कुल मिला के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत ही पूछा गया है, ठीक है। चाहे वो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना करना हो या जानकारी जुटाना हो, एक ही बात है। तो अब देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हमारे पास है। पहला स्रोत यहाँ पे बता रखा है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पहला स्रोत है मैक्सनीज की इंडिका, है ना। मैक्सनीज एक यूनानी राजदूत था, उसने क्या किया, भारत में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका क्या है, मैक्सनीज के पुस्तक का नाम। और इस पुस्तक से भी हमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में बहुत ही सुंदर जानकारी मिल जाती है, बहुत ही सुंदर वर्णन मौर्य साम्राज्य के बारे में इसमें किया गया है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य बोल दो, चाणक्य बोल दो, या फिर विष्णुगुप्त बोल दो, अनेक नामों से इनको हम जानते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, और इससे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, वैसे ये एनसीईआरटी बुक में ये पॉइंट्स नहीं लिखा गया है, बट आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जो विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस जो एक तरीके से बुक है, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में एक तरीके से वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करें तो भाई जैन तथा बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि मौर्य शासकों के धार्मिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालती है। मतलब उनके धर्म के बारे में, वो किस धर्म का पालन करते थे, किस धर्म को फैलाने में योगदान दिया, वो सारी चीज़ें हमें इससे पता लग जाता है। और आखिर में आप बता देंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। भाई अशोक पता है ना, अशोक पॉलिश पत्थरों पे क्या करवाता था, अपने अभिलेख लिखवाया करता था, और उस अभिलेख पे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई थी। तो इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो कुल मिला के ये सभी ऐसे स्रोत हैं जिससे कि हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को पहले से क्वेश्चन आता भी होगा कि मौर्य, ये क्वेश्चन 3 तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनाने में सहायता पहुँचाई। यानी कि ऐसे कारण क्या है जिसने मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में हेल्प किया, है ना। इसके अलावा दूसरा है भाई मगध किस प्रकार सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, वर्णन कीजिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकारों ने मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद किस प्रकार बताया है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि कुल मिला के तीनों क्वेश्चन में ही हमें बताना है कि मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, क्या कारण थे इसके पीछे। तो चलिए पॉइंट्स को देख लेते भाई। सबसे पहला पॉइंट दिया गया उपजाऊ भूमि, है ना। मगध की जो भूमि थी, यानी कि आधुनिक बिहार और झारखंड, बहुत ही उपजाऊ भूमि थी उस समय। अभी भी वैसे बहुत सारे इलाके उपजाऊ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मगध की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, खाने पीने की, अनाज की कोई कमी वहाँ पे नहीं होती थी। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट बताएंगे, मगध क्षेत्र में लोहे के खदान थे जिसका प्रयोग किस लिए होता था, हथियार बनाने के लिए होता था। भाई लोहे के माध्यम से उस समय जो भी हथियार थे वो बनाए जाते थे, ठीक है। ये पॉइंट आप बता सकते हैं। इसके अलावा जंगलों में क्या थे, हाथी उपलब्ध थे, जो कि सेना में एक महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था सेना के लिए। सेना इससे और ज़्यादा पावरफुल हो गई मगध की। इसके अलावा आप चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे शक्तिशाली शासक थे इसके, जैसे कि बिंबिसार का नाम आप बता सकते हैं, अजातशत्रु का नाम आप बता सकते हैं, है ना। ये सब शासक क्या थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, और शक्तिशाली राजा होने के कारण भी मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके अलावा राजधानी की बात कर लेते तो भाई राजधानी किलेबंद थी और सुरक्षित राजधानी थी।
मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, या राजगाह बोल देते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया था, ये बात आपको पता होगा। तो ये सभी मतलब राजधानी जो भी थे वो किलेबंद थे और सुरक्षित थे। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छठा पॉइंट भी बता रखा है, वो भी आप बता सकते हैं कि भाई मगध जो है वो गंगा नदी के आसपास स्थित था। इस कारण क्या था कि आवागमन बहुत ही सस्ता होता था। ठीक है, आवागमन बहुत ही सस्ता था और सुलभ था, आसानी से आवागमन वहाँ पे हो जाया करता था। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने आने में बहुत ही आसानी होती थी। अब बात कर लेते भाई चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन जो है मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं यार, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार। क्या होता है ना कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने के जो स्रोत है, जो कि हमने ऊपर अभी समझा, और जो मौर्य प्रशासन व्यवस्था है, इन दोनों ही क्वेश्चन को एक साथ मिला के पूछा जाता है और पूरे 8 नंबर में क्वेश्चन आता है ये। ठीक है ना, तो बहुत ही ध्यान से आप मौर्य प्रशासन व्यवस्था को समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से यहाँ पे बना है। पहला क्वेश्चन है भाई मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अभिलक्षण यानी कि विशेषता होती है, किसी चीज़ की विशेषता जब हम बताते हैं ना तो अभिलक्षण शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। अब मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेख में इनमें से कौन से तत्वों का प्रमाण मिलता है? तो ज़्यादातर मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है ना, वो एक तरीके से अशोक के अभिलेख से ही हमें मिलती है ज़्यादातर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता बताइए। तो दोनों ही में ही हमें क्या करना है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि दोनों ही क्वेश्चन में हमें मौर्य प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख करना है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम मौर्य प्रशासन व्यवस्था के जो भी पॉइंट्स आपको बताने हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य है ना। 321 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 321 ईसा पूर्व में है ना। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने किसको मारा? धनानंद को मारकर, धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब मौर्य वंश की प्रशासन व्यवस्था की हम बात करें। प्रशासन व्यवस्था मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये प्रशासन व्यवस्था का मतलब होता है शासन चलाने की व्यवस्था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाया जाता था, किस तरीके से मंत्रियों का गठन किया गया था, किस तरीके से साम्राज्य का विभाजन किया गया था। जैसे कि आप अगर भारत की इस समय बात करें ना, अगर हम भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो भारत का विभाजन जो है 28 राज्यों में किया गया है और लगभग 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस समय की हम बात करें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब की, तो 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मतलब हम बोले तो पावरफुल जो है प्रधानमंत्री है। वैसे सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन ज़्यादा पावरफुल प्रधानमंत्री है। उसके नीचे राज्यों में क्या होते हैं? मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था को भारत में चलाया जा रहा है। मौर्य साम्राज्य में भी कुछ इसी तरीके से प्रशासन व्यवस्था को चलाया जाता होगा। तो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था में जो हम पहला पॉइंट बताएंगे वो है 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, यानी कि मौर्य साम्राज्य को कुल मिला के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र में बांटा गया था। जिसमें से अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की सबसे पहले राजधानी की, तो भाई मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। और 4 प्रांतीय केंद्र थे। 4 प्रांतीय केंद्र तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि इस समय राज्य है ना, राज्य है, उसी तरीके से पुराने समय प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे। और प्रांतीय केंद्र उन्हीं को कहा जाता था जो किसी विशेष महत्व रखते थे, मतलब जिस इलाके का कोई विशेष महत्व होता था ना, उसको प्रांतीय केंद्र की संज्ञा दी जाती थी। अब प्रांतीय केंद्र में 4 प्रांतीय केंद्रों का नाम यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ठीक है, तो ये 4 प्रांतीय केंद्रों के नाम भी आपको याद करने हैं। अब बात कर लेते हैं भाई असमान शासन व्यवस्था। देखिए मौर्यों की जो शासन व्यवस्था थी ना वो असमान थी। इसका मतलब क्या है कि मौर्य शासकों का पूरे साम्राज्य पे एक जैसा नियंत्रण नहीं था। जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, मौर्य शासक जो थे वो उत्तर भारत जो हमारा है, ठीक है, जो उत्तर भारत है, तो उत्तर भारत पे क्या था, मौर्य शासकों का ना बहुत ही अच्छा नियंत्रण हुआ करता था। लेकिन जो दक्षिण भारत है, आपका नीचे वाला जो इलाका है दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में मौर्य शासकों को अच्छा नियंत्रण नहीं था, केवल उत्तर भारत में अच्छा नियंत्रण था। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा के तटवर्तीय मैदान तक फैला हुआ था। कहाँ अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका, कहाँ उड़ीसा का मैदानी इलाका। तो इस कारण मौर्य शासकों का जो नियंत्रण था ना, वो राजधानी, जो राजधानी पाटलिपुत्र थी,
राजधानी और उसके आसपास के जितने भी प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे उस पर मौर्य शासकों का अच्छा नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन दूर के केंद्रों पर मौर्य शासकों का अच्छा नियंत्रण नहीं था। इसीलिए हम मौर्य की शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? असमान शासन व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट बताया गया है प्रांतीय केंद्रों का चयन। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में क्या होता था, प्रांतीय केंद्रों का जो चयन है ना, वो बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया जाता था। यानी कि जो भी प्रांतीय केंद्र है वो विशेष महत्व रखते थे, तो उनका चयन बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से करते थे। जैसे कि तक्षशिला जो कि पाकिस्तान, इस समय हम अगर लोकेशन की बात करें पाकिस्तान में आ जाएगा। उज्जैनी की बात करें मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैनी जो थे वो लंबी दूरी वाले व्यापार मार्ग पर स्थित थे। ठीक है, और दूसरी तरफ हम स्वर्णगिरी की बात करें, दक्षिण भारत में है ना, कर्नाटक में है स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी क्यों फेमस था भाई? सोने की खदानों के लिए, सोने के पहाड़ है ना, इसके लिए, सोने की खदानों के लिए क्या था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो इन सभी प्रांतीय केंद्रों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया था। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो है आवागमन को सुचारू बनाना। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में क्या था कि आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने में क्या हो, बिल्कुल आसानी हो, इसके लिए क्या किए गए भाई? सड़क मार्ग को अच्छा किया गया है ना, नदी मार्ग को अच्छा किया गया। ये देखा गया कि जो स्थल मार्ग है और जो जल मार्ग है, दोनों से ही जो आवागमन है वो क्या रहे, सुचारू बना रहे, है ना। क्योंकि प्रांतों से, मतलब राजधानी से अगर प्रांतीय केंद्रों तक हमें जाना होता था ना, मान लो राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है, और पाटलिपुत्र से मान लो किसी प्रांतीय केंद्र तक जाना है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाया करता था। तो इसलिए आवागमन को क्या किया गया, सुचारू रूप से बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, इसमें आपको बस यही बताना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे सबसे मेन पॉइंट, ये अलग से भी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो मैक्सथनीज की इंडिका में जो 6 उपसमिति का वर्णन किया गया था उसके कार्य बताइए। तो यहाँ पे देखिए 5वें पॉइंट में आप जो 5वां हेडिंग बताएंगे उसमें समिति और उपसमिति के बारे में बताएंगे कि एक तरीके से मौर्य साम्राज्य में क्या था, सैनिकों के संचालन के लिए, मतलब सैनिकों के मैनेजमेंट के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई एक समिति और 6 उपसमिति बनाई गई थी। समिति क्या है, एक तरीके से कमेटी बनाई गई थी जो जिनका काम क्या था, अपने अपने काम को संचालित करना। अब इसमें से 6 उपसमिति के कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 6 उपसमिति के कार्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकते हैं अलग से, और मौर्य प्रशासन व्यवस्था में तो आप बताएंगे ही बताएंगे। अब देखिए, इसमें से 6 उपसमिति अगर हम कार्य की बात करें तो पहली उपसमिति क्या काम करती थी, नौसेना का संचालन करती थी। ठीक है, दूसरी उपसमिति खान पान और यातायात का संचालन करती थी। नौसेना आप समझते हैं ना भाई, नौसेना जो एक तरीके से जो जल सेना है ना उसका संचालन करेगी। दूसरी उपसमिति खान पान और यातायात का संचालन करेगी। तीसरी उपसमिति जो है पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी उपसमिति का काम था अश्वरोहियों का संचालन करना, यानी कि जो घुड़सवार सिपाही है उनको संचालित करना। जो 5वीं उपसमिति थी वो रथारोहियों का संचालन करती थी, यानी कि रथ चलाने वाले जो लोग होते थे उसको संचालित करने का काम करते थे। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा या मंत्रीगण जो होते थे वो रथों पर ही युद्ध लड़ने जाया करते थे, है ना। इसके अलावा जो 6ठी उपसमिति है उसका काम क्या था, हाथियों का संचालन करना, यानी कि उस समय भाई सेना में हाथियों का इस्तेमाल होता था, उसको मैनेज करने का काम किसका था, 6ठी उपसमिति का था। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो दूसरी उपसमिति है ना, दूसरी उपसमिति इसके विशेष कार्य बताए गए भाई। मैक्सनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में ये सारी उपसमितियों के बारे में बता रखा है। तो ये जो दूसरी उपसमिति है वो क्या काम करती थी, तो दूसरी उपसमिति जाहिर सी बात है कि भाई खान पान और यातायात का संचालन कर रही है, तो इसके लिए वो क्या करेगी भाई, मान लो कि जैसे कि भाई हथियार को ढोना है ना, तो उसके लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था करेगी। सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी। जानवरों के लिए चारे का प्रबंध करना है ना। सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करने का काम होता था इसका। तो ये दूसरी उपसमिति की प्रमुख भूमिका में आप बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट, जो कि है धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब देखिए, आपको पता होगा कि अशोक ने क्या किया था, अब अलग से अपना एक धम्म बनाया था, धम्म है ना, जिसमें उसने बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे, अच्छी अच्छी बातें बताई थी, जैसे कि बड़ों का आदर करना है, सन्यासियों के साथ उदार व्यवहार रखना है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने बताई थी। और उसने ये बोला था कि भाई जो भी व्यक्ति मतलब उसके धम्म के उपदेशों को मानेगा ना, वो इस दुनिया में और आगे आने वाली दुनिया में क्या रहेगा, सुखीमय रहेगा, है ना, उसका जो जीवन है वो अच्छा रहेगा। और इसलिए उसने क्या किया, अपने धर्म को फैलाने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनको हम क्या बोलते हैं, धम्म महामात्र बोलते हैं, है ना। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कर दी, और ये धम्म महामात्र क्या करते थे,
अशोक के साम्राज्य में घूम घूम कर इसके धर्म का प्रचार करने का काम किया करते थे। तो ये अशोक के धर्म के बारे में आप बता देंगे, ठीक है। तो ये तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था के बारे में हो गया भाई, जो जानकारी है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। बाकी यार किसी को अभी भी दिक्कत है तो एक बार आप दोबारा से बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है वर्णित काल, यानी कि आपको पता है कि इस चैप्टर का जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है ना। तो इस काल में जो खेती के नए तौर तरीकों में जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में बताना है, यानी कि एक तरीके से खेती करने के लिए जो नए तौर तरीकों का विकास हुआ उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक किसानों द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाए गए तरीकों का वर्णन कीजिए, है ना। खेती करने के लिए जो नए तौर तरीकों का जो विकास हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए आपको पता है कि भाई 600 ईसा पूर्व के समय काल में क्या हुआ ना कि राजाओं ने कर की जो मांग थी उसको बढ़ा दिया, टैक्स की रकम को बढ़ा दिया। तो इस कारण जाहिर सी बात है कि जो किसान थे वो टैक्स कहाँ से देते थे, खेती करके देते थे। अब खेती के तौर तरीकों को विकसित किया जाएगा, नए खेती के तौर तरीके विकसित किए जाएंगे, जब भी जाके उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस कारण किसानों ने क्या किया, खेती के नए तौर तरीके ढूंढने स्टार्ट कर दिए भाई। अब खेती के नए तौर तरीके क्या हो सकते थे, तो पहला तरीका क्या था भाई, हल का प्रचलन। यानी कि अब किसानों ने क्या किया, खेती करने के लिए जो लोहे के नुकीले फाल वाले जो हल थे ना उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है। विशेषकर गंगा और कावरी नदी के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाने लग गया। जहाँ भारी वर्षा होती थी वहाँ भी मतलब लोहे के हलों के माध्यम से खेतों की जुताई की जाती थी। गंगा घाटी के आसपास भाई धान की रोपाई की जाने लग गई, धान को रोपा जाने लग गया। लेकिन इसके लिए किसानों को कमर तोड़ तो मेहनत करनी होती थी, लेकिन कुल मिला के इससे क्या हुआ, उपज में वृद्धि हुई, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई दूसरे पॉइंट की, तो है कुदाल का प्रयोग। देखिए हल का जो प्रयोग था ना वो कुछ ही क्षेत्र में सीमित हो रह गया। मतलब पहाड़ी इलाकों में ना भाई हलों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में नहीं हो सकता था। तो पहाड़ी इलाकों के किसानों ने क्या किया, खेती करने के लिए कुदाल का इस्तेमाल किया, है ना। क्योंकि भाई कुदाल क्या था, ऐसे इलाकों के लिए ज़्यादा अच्छा साधन था और कुदाल के इस्तेमाल से भी क्या हुआ, इन इलाकों में फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा कृत्रिम सिंचाई के साधन बनाए गए थे भाई। कृत्रिम सिंचाई यानी कि मानव निर्मित कुछ सिंचाई के साधन विकसित किए गए, जैसे कि कुओं का निर्माण करवाया गया, है ना। आप तालाब की बात कर सकते हैं, नहरों की बात कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो शक्तिशाली व्यक्ति होते थे या जो फिर धनी लोग होते थे वही इन चीज़ों का निर्माण करवाया करते थे। प्रभावशाली लोग या राजा महाराजा इसका निर्माण करवाते थे। अब खेती के जो नए तौर तरीकों का विकास हुआ उसका प्रभाव क्या रहा, देखिए इसको आप स्टोरी के तरीके से समझ सकते हैं कि भाई खेती के नए तौर तरीकों से क्या हुआ, सामाजिक भेदभाव बढ़ गया। कैसे बढ़ा, तो खेती के नए तौर तरीकों का इस्तेमाल करके कुछ किसान तो भाई बहुत अमीर हो गए, बहुत सारे किसान गरीब ही रह गए। अब जो किसान अमीर हुए वो जमींदार बन गए। जमींदार बनने के बाद उन्होंने क्या किया, छोटे किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। छोटे किसानों को दबाना स्टार्ट कर दिया। ये पॉइंट आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है महाजन पदों की विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो महाजन पद है ना उसकी विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है। अभिलक्षण मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अभिलक्षण का मतलब होता है विशेषता। अब महाजन पद आपको पता है कि भाई इस समय जैसे हमारा जो भारत है वो 28 राज्यों में बटा हुआ है, उसी तरीके से 600 ईसा पूर्व के समय काल में हमारा जो देश था वो एक तरीके से 16 महाजन पदों में बटा हुआ था, है ना। अब महाजन पदों की हम नाम की बात करें तो भाई वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, ये प्रमुख एक तरीके से महाजनपद के नाम हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि इन सभी महाजनपदों में सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। लेकिन यहाँ पे हम महाजनपद की विशेषता की बात कर रहे हैं। तो विशेषता में आप जो पहला पॉइंट बताएंगे वो ये बताएंगे कि अधिकांश महाजनपद पे किसका शासन होता था, राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन गण और संघ नाम से जो कुछ राज्य थे वहाँ पे समूह का शासन होता था, मतलब समूह बना के वहाँ पे शासन किया जाता था। और समूह में शामिल जितने भी लोग हैं वो सब क्या कहलाएंगे, यहाँ पे सब राजा कहलाएंगे, ठीक है। और जो महावीर जैन की हम बात करते हैं और गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं तो वो भी इन्हीं गण से जुड़े हुए थे, इन्हीं संघों से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं भाई। दूसरा है प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जैसे इस समय राज्य, जैसे हम भारत के राज्यों की बात करें, हर राज्य की अपनी राजधानी है, उसी तरीके से उस समय हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी। और राजधानी को किले द्वारा घेरा जाता था भाई, क्योंकि पुराने समय में एक रूल था कि अगर किसी साम्राज्य की राजधानी पे कब्जा हो गया ना, किसी दुश्मन ने राजधानी पे कब्जा कर लिया तो पूरे साम्राज्य पे ही कब्जा माना जाता था।
तो इस कारण राजधानी की सुरक्षा के लिए उसकी किलेबंदी की जाती थी, सेना का प्रबंध किया जाता था, नौकरशाही जो है उनकी भर्ती की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राजधानी के रख रखाव के लिए किए जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं भाई राजाओं की कि भाई जो शासक था वो कौन से वर्ग से होता था, कौन से कुल से होता था। तो देखो जो हमारे धर्मशास्त्र है उसमें बताया गया है कि महाजनपद के राजा या पुराने समय में जो राजा होते थे वो क्षत्रिय कुल के ही होते थे, मतलब क्षत्रिय कुल से ही राजा हो सकते थे। और महाजनपद के शासक भी कौन से वर्ग से होते थे, क्षत्रिय वर्ग से हुआ करते थे। ठीक है, और इनका काम क्या होता था, तो भाई इनका काम था किसान, जो किसान है, व्यापारी है, शिल्पकार है, इनसे कर वसूलते थे, भेंट वसूला करते थे। इसके अलावा धन जुटाने के लिए राजा महाराजा दूसरे राज्यों पर यानी कि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण भी किया करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे कुछ राज्यों ने क्या किया भाई, अपनी स्थायी सेना भी बना ली और नौकरशाही तंत्र भी विकसित कर लिया। लेकिन ज़्यादातर जो राज्य वो कृषक वर्ग से सेनाओं की भर्ती करते थे, मतलब कृषक वर्ग वाली सेना पर निर्भर थे। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई जो मतलब ज़्यादातर महाजनपद के लिए सेना का प्रबंध कृषक वर्ग से ही होता था। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसेप कौन था। जैसे कि आप अगर सेकंड चैप्टर के पहले टॉपिक को ही देखेंगे ना, तो वहाँ पे जेम्स प्रिंसेप के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे और कौन से 2 प्राचीनतम लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा इसका आंसर। और इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप के योगदान को भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक ऐतिहासिक प्रगति क्यों माना जाता है। तो इसमें भी ये बताना है कि जेम्स प्रिंसेप का भारतीय इतिहास में क्या योगदान है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, आपको पता है ये बात। इन्होंने क्या किया था, अशोक के जो अभिलेख थे जिसपे जो ब्राही और खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया था, उन दोनों ही लिपि का अर्थ निकाला था, दोनों ही लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। इसीलिए इससे क्या हुआ कि हम भारतीय इतिहास के बारे में, विशेषकर हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में और ज़्यादा विस्तार से समझ सकते थे। मौर्य साम्राज्य के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास को हम और अच्छे से समझ सकते थे। ठीक है, तो ये इनका भारतीय इतिहास में योगदान था क्योंकि इन्होंने ब्राही और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अगर डेट की बात करें तो भाई 1830 का दशक आप बताएंगे, कब निकाला, 1830 के दशक में इन्होंने दोनों लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है गुप्त शासकों का इतिहास लिखने में सहायक स्रोत का वर्णन कीजिए। आपको पता होगा कि मौर्यों के बाद भारत में जिस वंश ने शासन किया था वो गुप्त वंश थे, है ना। गुप्त वंश की अगर हम मतलब जानकारी प्राप्त करने के स्रोत की बात करें तो भाई ये साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो प्रमुख स्रोत है उसमें साहित्यिक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, ये भाई 3 स्रोत तो प्रमुख हो गए। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट जो स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण जो सोर्स है इस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, वो है प्रयाग प्रशस्ति, या फिर इसको हम इलाहाबाद स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्तंभ जो है बहुत बड़ा, मतलब स्तंभ है, पिलर कह सकते हैं, स्तंभ यानी कि पिलर, जिसमें बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश का जो सबसे पावरफुल शासक था, सबसे शक्तिशाली शासक था, वो कौन था, समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद स्तंभ पे किया गया था। और इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन है भाई, यहाँ पे हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। पुराने समय में राजा महाराजा अपनी राजकवि नियुक्त करके रखते थे जो कि उनके बारे में लिखा करते थे। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। सम्राट अशोक के धम्म के प्रमुख उपदेश आप लोगों को बताना है ना। तो सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किया। धम्म यानी कि उनका एक अलग से धर्म था, है ना। और उसके प्रमुख उपदेश भी उन्होंने बता दिए कि भाई हमारे धर्म, जो मेरा धर्म है उसका प्रमुख उपदेश ये है कि भाई हमें क्या करना है, बड़ों का आदर करना है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदार व्यवहार रखना है, मतलब अच्छा व्यवहार रखना है, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार रखना है अपने को, दूसरे के धर्म और परंपराओं का सम्मान करना है। तो ये अशोक के धर्म के प्रमुख उपदेश में आप बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है भूमि दान के कारण बताइए। अब आपको पता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान भूमिदान होता था। भूमिदान का मतलब क्या है भाई, भूमिदान का मतलब है ज़मीन का दान करना, है ना। ज़मीन का दान करने के क्या कारण थे, पुराने समय में ज़्यादातर जो ज़मीन के दान थे वो जमींदार करते थे या फिर राजा महाराजा क्या करते थे। अब क्यों करते थे, तो भाई मंदिरों का निर्माण करवाना है, मान लो, ठीक है, मंदिर बनवाने हैं, किसी धार्मिक संस्था का निर्माण करवाना है, तो इसलिए भी भूमिदान होता था। इसके अलावा कृषि को बढ़ावा देना है, कृषि का विस्तार करना है, तो भी भूमिदान किया करते थे। इसके अलावा आखिरी पॉइंट आप बताएंगे राजाओं द्वारा लोगों का समर्थन जुटाना। जब राजा को ऐसा लगता था कि लोग उसके समर्थन में नहीं है, लोग उसके सपोर्ट में नहीं है, तो अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी, अपना सपोर्ट जुटाने के लिए भी राजा भूमिदान किया करता था। ठीक है,
तो ये सभी क्वेश्चन है भाई, 10 क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए थे। और इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर का PDF है और सेकंड चैप्टर का एक साथ PDF है। आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 रुपीज़ पे करना होगा और आप नोट्स मतलब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नोट्स पे भाई काम चल रहा है ना, बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए कमेंट कर रहे हैं। इस बार आप लोगों को मैं कुछ ऐसा नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ ना, आप अगर उससे स्टडी करेंगे ना तो आपको भी लगेगा वाह क्या नोट्स प्रोवाइड कराया रोशन भैया ने, ठीक है ना। तो आप लोगों को मतलब ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस नोट्स को आप लोग जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी PDF आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन नोट्स को आप मिस मत करना भाई। नोट्स के जो भी PDF है ना उसको जरूर डाउनलोड करना, ठीक है। और उससे आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। बाकी यार वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मज़ा तभी तो आएगा ना वीडियो बनाने में यार। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।